नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताएंगे हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी के बारे में, कैसे प्रदेश में कांग्रेस की हार और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस के अंदर से ही नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नेतृत्व भी केंद्रीय नेतृत्व पर। इस लिस्ट में कांग्रेस का कोई एक चेहरा शामिल नहीं है। कुमारी सैलजा, शमशेर सिंह गोगी, कुलदीप शर्मा और यहां तक कि खुद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस फहरिस्त में खुद को शामिल कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है? क्या वाकई शीर्ष नेतृत्व आपसी गुटबाजी को खत्म करने में विफल रहा? क्या वाकई प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए? क्या वाकई में कांग्रेस की हार की वजह संगठन की कमी रही? क्या हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ हुड्डा गुट की चली, इस वजह से दूसरे नेता नाराज हुए? या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, जैसे कि बीजेपी का एक संगठन के तौर पर मजबूत होना, युवाओं के लिए बिना पर्ची खर्ची नौकरी देना, बुजुर्ग, महिला और किसानों के हित में कदम उठाना, समय रहते एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने को लेकर निर्णय लेना, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर देना, हर एक घर जाकर वोटर्स को सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, पीएम नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास, नायब सैनी का 56 दिन का कार्यक्रम और भी बहुत कुछ। खैर, कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत की वजह जो भी हो, लेकिन इन दिनों कांग्रेस के बड़े चेहरों ने जिस तरह से खुलकर शीर्ष नेतृत्व पर बोलना शुरू कर दिया है, उससे इतना तो तय हो चुका है कि कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे में बताएंगे कांग्रेस के बयान बहादुरों ने हार पर क्या कुछ कहा और उस पर बीजेपी ने क्या कटाक्ष किए। सबसे पहले बात प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की करते हैं, जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए सीधा सीधा नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में संगठन का ना होना पार्टी की हार की वजह बनी, जिस पर शीर्ष नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है। रिपोर्ट देखें। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक के साथ सत्ता की चाबी हासिल कर चुकी है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार शपथ लेकर कामकाज संभाल चुके हैं। मंत्रियों में उनके विभाग का बंटवारा भी हो चुका है और दावे ये कि तीसरे टर्म में 3 गुना रफ्तार के साथ प्रदेश में विकास के कार्य होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बीच प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है? तो जवाब सुनकर आपको हैरानी होगी। हैरानी इस बात की कि कांग्रेस अभी भी ब्लेम गेम खेलने में जुटी हुई है। अपनी ही पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी है। हार पर मंथन के बजाय गुटबाजी करने में जुटी है। शीर्ष नेतृत्व को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने में जुटी है। संगठन की कमी बताकर पल्ला झाड़ने में जुटी है। ईवीएम पर हार का टीकरा फोड़ने में जुटी है। सरकारी तंत्र पर झूठे आरोप लगाने में जुटी है। चुनाव आयोग को दोषी ठहराने में जुटी है। और अगर आपको यकीन ना हो तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान को सुनिए, जिन्होंने खुले तौर पर माना है कि कांग्रेस की हाल के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। बाकी तो नहीं, सबने कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर के चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा। 10 साल से नहीं बना, वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बना। अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए भी क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। नहीं, हमने हमसे जब भी मांगा, हमने सारी चीज कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता।
इसके बारे में प्रभारी जी बता सकते हैं कहाड़ चंद थी क्या, प्रभारी जी बता सकते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उदय भान ये भी मानते हैं कि कुमारी शैलजा जैसी बड़ी नेता चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी ने प्रचार किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-4 दिन उन्होंने दी गई प्रचार में तो उससे उसकी वजह से चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक उन्होंने भी मेहनत की है। बहन जी शैलजा जी भी ये लगी रही, हुड्डा साहब, दीपेंद्र, सारे हरियाणा में पूरी दौड़ लगाई है, सब जगह पूरी मेहनत की है। राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी आई हैं, खड़गे जी आए हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया, सभी ने मेहनत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भले इस बयान को हल्के में दे दिया हो, लेकिन अगर आप चुनाव से जुड़े पिछले पन्ने को पलटेंगे तो याद आएगा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर खूब जुबानी हमले किए थे, जिसके बाद एक रैली में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन उदय भान का बयान ये बताता है कि अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, नहीं तो बराबर के वोट लिए बीजेपी से, थोड़ा ही अंतर है अभी भी सरकार बनने में, तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर था। लेकिन हाँ, छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, ये पता भी लगता है। पार्टी की हार पर बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दे रहे कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान यहीं नहीं रुकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मीडिया, सीआईडी, आईबी और सभी सर्वे में कांग्रेस को बहुमत दिखाई जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारी पार्टी हार गई? तो अब इन्हें कौन बताए कि चुनावी सर्वे और सीआईडी ये तय नहीं कर सकती कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। चुनाव में तो सिर्फ जनता तय करती है कि उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए किसे चुनना है, लेकिन कांग्रेस इन बातों से इतर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने में जुटी हुई है और सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कांग्रेस ही नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, कोई मीडिया नहीं कर रहा था, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल वाले नहीं कर रहे थे। सीआईडी रिपोर्ट है, आपकी आईबी की रिपोर्ट है, जो भी एजेंसी जो सर्वे करती है, सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ तो क्या। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ हम कुछ इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश। कमेटी हमने जो करण दलाल के नेतृत्व में बनी है, वो जो बीजेपी द्वारा जो गलत इस्तेमाल प्रैक्टिस जो हुई है उनको जांच के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कमेटी बनाई है। कैंडिडेट से सभी से उनका फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आपके यहाँ क्या क्या हो रही है, तो वो कमेटी का काम है। नहीं, उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है। श्री भूपेश बघेल जो फॉर्मर सीएम है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उसके बारे में वो कर रहे हैं। अभी सेशन आ रहा, 13 तारीख से पहला सेशन है, उससे हम उम्मीद करते हैं 13 तक हो जाएगा। हमारा कांग्रेस नेतृत्व बिजी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले टिकटों का था, मीटिंगें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, सीईसी की। वहाँ व्यस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा डिले हुआ है, अब ये हो जाएगा जल्दी। हालांकि इस दौरान उदय भान ने लोकतंत्र के हित में एक अच्छी बात कही कि 13 नवंबर को विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विपक्ष का नेता चुन लेगी, लेकिन ये भी कम दिलचस्प नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब जबकि खुद कांग्रेस के नेता अपनी हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो भला बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेने से कैसे चूक सकती है? मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो जल्द पूरे देश से कांग्रेस
समाप्त हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस भले ही तरह तरह की वजह तलाश रही हो और सुप्रीम अदालत के दरवाजे खटखटाने का दम भर रही हो, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की मंशा का जवाब दिया है। कांग्रेस के शासन में हरियाणा में जो कुछ हुआ था उसे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार की रही है। हर दल अपनी अपनी सोच के अनुसार वो मंथन करता है। वो तो मंथन इसलिए भी कर रहे थे कि हम तो जीतते पड़े हैं, आपके सामने हैं, और प्रदेश की जनता ने उनको जो उनकी सोच थी, जो उनकी मंशा थी, उसका जवाब दिया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन हरियाणा के अंदर किया था उसको हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि इनके शासन के अंदर भ्रष्टाचार, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को सुविधाओं से अभावग्रस्त रखना, ये कांग्रेस की नीति और पॉलिसी का हिस्सा रहा है। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खड़गे साहब ने एक बात बोली है कि भाई झूठी घोषणाएं ना करो, झूठी घोषणाएं करेंगे थारे पास कहा पूरी नहीं होती है। मैं तो ये बार बार इलेक्शन के अंदर भी बोलता रहा हूँ, कांग्रेस की ये सोच रही है कि झूठ बोल करके सत्ता हथिया लो और उसके बाद जनता बाहर में जाए। ये काम कांग्रेस का था, परंतु जनता लोग समझ चुके हैं इनकी घोषणाओं के। मुख्यमंत्री नायब सैनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से साल 2029 तक देश और प्रदेश हर जगह से समाप्त हो जाएगी। ये तो इस प्रकार के लोग थे कांग्रेस के, जितनी इनकी चादर थी उस चादर से ज्यादा पैर पसारते थे। भी इनकी चादर फट गई है, अब लोग विश्वास नहीं करते। आगे कहीं पर भी कांग्रेस का कोई भी स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले समय के अंदर भी 2024 में कांग्रेस, 2029 में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ना केंद्र के अंदर ना प्रदेशों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लगातार लोग विकास को चाहते हैं, देश मजबूत चाहते हैं, देश में सुरक्षा चाहते हैं, और ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का है और इस विश्वास को लगातार आगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लग रहा है कि कांग्रेस की हार उनकी अपनी नीतियों की वजह से हुई है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस चुनावी रिजल्ट में धांधली हुई है और इसकी सही वजह तलाशी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि सही वजह का पता चलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ हम कुछ इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश। कमेटी हमने जो करण दलाल के नेतृत्व में बनी है, वो जो बीजेपी द्वारा जो गलत इस्तेमाल प्रैक्टिस जो हुई है उनको जांच के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कमेटी बनाई है। कैंडिडेट से सभी से उनका फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आप क्या 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 हो रही है, तो वो कमेटी का काम है। इसमें कोई शंका नहीं है कि रिजल्ट से पहले हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन आखिरी समय में बीजेपी हवा का रुख अपनी ओर करने में सफल रही और तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे प्रदेश की राजनीति क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी आप सभी को याद होंगे, वही शमशेर सिंह गोगी जिन्होंने अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले अपने करीबियों का हित सोचेंगे, घर भरेंगे। लेकिन जनता ने ऐसा करने का मौका उन्हें नहीं दिया है और अब जबकि वो चुनाव हार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शीर्ष नेतृत्व को वो लगातार निशाने पर लेते नजर आते हैं। उदयभान को भी निशाने पर वो सीधे सीधे लेते नजर आते हैं और उदयभान दीपक बावरिया को। तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। हमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए
तो जब असलियत को ही सामने नहीं आने दोगे सुधार कैसे? जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया। दीपक बावरिया जी का रोल आप हमेशा ही देखो, उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद कर। जो गोगी जी ने बयान दिया है अपने अनुभव के आधार पर दिया है, वो कांग्रेस के नेता है, वो अपने घर की बात अच्छे से जानते हैं। सच्चाई बोली है कि बापू बेटे ने जो इस कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम किया। चुनाव में हार जीत को लेकर वार पलटवार के बीच कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हुए हिट विकेट होने वाले शमशेर सिंह गोगी अपने एक बयान से फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल कांग्रेस ने हार की वजह तलाशने के लिए करुण दलाल की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो सभी हारे हुए विधायकों से बात करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी, जिस आधार पर कांग्रेस अपनी अगली रणनीति पर काम करेगी। लेकिन कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी को इसमें साजिश दिख रही है। साजिश अपनों को बचाने की, साजिश सच पर पर्दा डालने की। शमशेर गोगी ने साफ शब्दों में कहा कि करुण दलाल हारे हुए विधायक हैं, ऐसे में उन्हें किस आधार पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करुण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे? बीमारी यही है, जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत को ही सामने नहीं आने दोगे सुधार कैसे? शमशेर सिंह गोगी के बयानों के तीर यहीं नहीं रुके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और दीपक बावरिया को भी निशाने पर ले लिया। तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके। जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया। दीपक बावरिया जी का रोल आप हमेशा ही देख लो, कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक कर। और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। अपने लेवल पे मेरे को ऐसे लगता है कि उन्हें भी वही काम किया जो बीजेपी चाहती है। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि शमशेर सिंह गोगी कुमारी शैलजा गुट के माने जाते हैं, लेकिन जब इस बारे में कुमारी शैलजा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। गोगी जी की बात गोगी जी से पूछना भाई। ये आपके बहुत नजदीक है। नजदीक का क्या मतलब, सारे नजदीक है, मेरे सारे विधायक नजदीक। क्या आप हमारे तो ये भी नजदीक है भाई, हमारे जिले के हैं सारे नजदीक। क्या आप उनके बयान का समर्थन है या कैसे देखते हैं? मैंने बयान देखा ही नहीं, रिपोर्ट पे मैं क्या बयान दूं। शमशेर सिंह गोगी के बयान पर कुमारी शैलजा ने भले कन्नी काट ली हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि शमशेर सिंह कांग्रेस की सच्चाई बाहर ला रहे हैं। जो गोगी जी ने बयान दिया है अपने अनुभव के आधार पर दिया है, वो कांग्रेस के नेता है, वो अपने घर की बात अच्छे से जानते हैं। और मैं उन्हें धन्यवाद भी करूंगा कि चुनाव के समय भी उन्होंने असलियत को मंजूर किया था जनता के बीच में जाके कि कांग्रेस के नेता अपना घर भरने का काम करेंगे। उस गोगी ने फिर सच्चाई बोली है, उस समय भी सच्चाई बोली थी, अब फिर सच्चाई बोली है कि बापू बेटे ने जो इस कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम किया। और मेरे को लगता है शमशेर गोगी सच्चे और सुच्चे आदमी है। कांग्रेस की गुटबाजी पर कुमारी शैलजा एक मजे हुए राजनीतिक हस्ती का परिचय दे रही हैं, तो वहीं उनके ही पार्टी के नेता शमशेर सिंह गोगी अपने बयान से बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे रहे हैं। हालांकि एक सत्य ये भी है कि समय समय पर खुद शैलजा भी पार्टी के खिलाफ मुखर होती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पार्टी की हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने की फहरिस्त में वरिष्ठ नेता यानी कुमारी शैलजा और कुलदीप शर्मा का नाम भी शामिल है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये दोनों नेता दो गुट के माने जाते हैं, यानी कुलदीप शर्मा हुड्डा गुट के कहलाते हैं, जबकि कुमारी शैलजा सुरजेवाला गुट की, या फिर कहें सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक साथ नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ हार के लिए कांग्रेस के दोनों गुटों ने हाथ मिला लिया है, और अगर नहीं तो चुनाव से पहले एकता क्यों नहीं दिखाई गई? हालांकि इस पर बीजेपी खूब स्वाद भी ले रही है, और ले भी क्यों ना, क्योंकि उनका मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस से था, और कांग्रेस में आपसी सिर फुटव्वल के बाद कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंची है। हमारा संगठन ब्लॉक लेवल का भी नहीं है,
कांग्रेस अपनी गलत स्ट्रेटजी से हारी है। राहुल गांधी जी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ से कांग्रेस हार जाती है और वहाँ पे हम जीतते हैं, तो उनका आना हमारे लिए शुभ है। तो उनको कैसे रोकना है इसके बारे में ये विचार करें। पहले से ही कहा है कि संगठन होना बहुत जरूरी है, संगठन बन नहीं पाया। एक तरफ कांग्रेस में हार पर मंथन जारी है और बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगाई जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के सीनियर नेता खुलकर इस बात को मानते हैं कि इस हार के पीछे कांग्रेस का कमजोर संगठन है। हुड्डा सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और कांग्रेस ब्लॉक स्तर तक के संगठन तैयार नहीं कर पाई है। बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंची गई, उनके तो 60 वोटर के ऊपर एक आदमी बैठा है और हमारा संगठन ब्लॉक लेवल का भी नहीं है, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। तो ये हमारी हार का मुख्य कारण बना कि इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद हम मेजॉरिटी में नहीं आए। ये हमारे संगठन में, अब देखिए 12 सीटें तो ऐसी हैं, कहीं 300 से आ रहे हैं, कहीं 700 से आ रहे हैं, कहीं 1200 से आ रहे हैं, कहीं 32 से आ रहे हैं, कहीं 1000 से आ रहे हैं। तो इस प्रकार की हार को, ये जो रेजर थिन मार्जिन्स रहते हैं, इसको कोई अपनी पीठ थपथपाए कि हमने तो बड़ी भारी मेजॉरिटी ले दी है और कांग्रेस को तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपनी गलत स्ट्रेटजी से हारी है। पहले से ही कहा है कि संगठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता उसको पहचान संगठन से मिलती है और बहुत लंबे अरसे से, चाहे मेरा कार्यकाल रहा हो या उसके बाद भी, संगठन बन नहीं पाया। हरियाणा कांग्रेस में जिन लोगों को अभी तक लग रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है और ईवीएम का खेल हुआ है, उन्हें आज बड़े इत्मीनान से कुलदीप शर्मा की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने चुनावी हार पर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है। मेरा मानना है, मेरे अंदर ये पीड़ा है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण अपना तालमेल नहीं बैठा पाए। कनेक्ट जो ज़मीन से होना चाहिए, जो एक संकेत हुआ करते हैं राजनीति के, व्यक्ति के और व्यक्तियों के, सब मिसिंग थे। बहुत आत्मसंतुष्टि की ओर थे हम जीत रहे हैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये मिसमैनेजमेंट थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आपसी कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा था, हम एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। मुख्य कारण तो यही था। बड़े नेता हैं हरियाणा के, तो जब भी कोई बात कहते हैं सोच समझ के ही कहते होंगे, क्योंकि ये भी सोचना चाहिए कि क्या बात कहनी चाहिए कि क्या नहीं कहनी चाहिए। योगी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, वो कोई बात कहते हैं उसका कोई ना कोई महत्व होता होगा। अब जबकि पार्टी के अंदर से हार पर शोर मचा है, तो भला बाहर शांति कैसे रहेगी? हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी जहां कहीं भी प्रचार के लिए जाते हैं, वहां कांग्रेस की हार तय होती है। अपने विभाग भी बांट लिए थे, अधिकारियों की सूचियां भी बना ली थी कि किस सीट पर किसको लगाया जाएगा, तो उनको इतना गहरा सदमा लगा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो सदमे से जल्दी बाहर आ जाएं। देखिए, कमेटी बनाई है, हार का कारण ढूंढना चाहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। उसको दूर कैसे करना है, उसका इलाज वो खुद कर लें। अगर मेरे बयानों पर गौर किया जाए तो जब राहुल गांधी जी प्रदेश में आए थे तो मैंने कहा था, तो उनका स्वागत किया था। मैंने कहा राहुल गांधी जी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ से कांग्रेस हार जाती है और वहाँ पे हम जीतते हैं, तो उनका आना हमारे लिए शुभ है। तो उनको कैसे रोकना है इसके बारे में ये विचार करें। कांग्रेस की हार को लेकर कुलदीप शर्मा का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शंका नहीं कि बीजेपी एक संगठन के तौर पर बेहद मजबूत हो चुकी है, जबकि कांग्रेस इतने सालों में संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई है और इसी वजह से अपनी सफलता पर बीजेपी को इतराने का मौका मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेस की हार पर शीर्ष नेतृत्व कटघरे में है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत से इतिहास रच दिया है। जबकि तमाम रिपोर्ट और सर्वे कांग्रेस के पक्ष में दिखाए जा रहे थे,
ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे वोटर्स का मिजाज तीसरी बार बीजेपी के पक्ष में चला गया और बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगा पाने में, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही। इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से, तफसील से इन तमाम बातों की जानकारी मिलेगी। चुनावी दावे और वादे से इतर इस बार के चुनावी रिजल्ट से पहले किसी ने शायद ही ये सोचा होगा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। और इसकी अपनी कई वजहें हैं। साल 2014 के मोदी लहर में बीजेपी 47 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और जेजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी और इस बार बीजेपी 33 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी, जबकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव से कहीं ज्यादा 48 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस चुनाव में भी बीजेपी ने जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला अपनाया और उसमें कामयाब भी रही। आपको बता दें कि हरियाणा में 36 बिरादरी हैं। इनमें 27% के साथ सबसे अधिक संख्या जाटों की है। ऐसे में बीजेपी ने गैर जाट को अपने पाले में किया और दलितों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जबकि ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोट पहले से ही बीजेपी के साथ थे। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 20% है, जिनके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। साल 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा बीजेपी ने इंटरनल सर्वे के आधार पर 25 सीटों पर टिकट बदल दिए, जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। इनमें से 16 प्रत्याशियों ने कमल खिलाया है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सीएम को बदल दिया और मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी बीजेपी के पक्ष में चली गई। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि किसान आंदोलन और खिलाड़ियों का मुद्दा सिर्फ जाट वोटरों तक ही सीमित था और इसी आधार पर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती रही। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी अपनी कुशल रणनीति की बदौलत जाटों के गढ़ में भी 9 सीटें जीत ली है। इसके अलावा जिस डिजिटल हरियाणा को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, उसका जमीन पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। दरअसल मनोहर कार्यकाल के 9.5 साल में कई ऐसे ऐप्स की शुरुआत की गई थी, जिससे बिना किसी भेदभाव लोगों के घर बैठे काम हो रहे थे, लेकिन विपक्ष इसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रहा था, जबकि बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि डिजिटलाइजेशन से आम लोगों का ही हित होगा और इसका कितना असर हुआ, इसे आप करनाल के रिजल्ट से समझ सकते हैं। यहाँ की सभी 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिला है। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया था, वो काम नहीं आया और प्रदेश में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार फिर से बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी में कैसे अंतर्कलह, आपसी सिर्फ फुटअव्वल एक मर्तबा फिर हावी है। शमशेर सिंह गोगी उदयभान दीपक बावरिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप संगठन बना पाने में कामयाब नहीं रहे और संगठन ना बनना ही हार के कारणों में प्रमुख कारण रहा।
सूर्या समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।